IVM। सुबह की चाय पीते पीते अचानक जहन में रोहित शर्मा का चेहरा आया, और ये चेहरा इसलिए आया क्योंकि 6 फरवरी वो तारीख है जब रोहित शर्मा कमान संभालेंगे भारतीय टीम की। और मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि रोहित शर्मा आखिर ऐसा क्या करेंगे जिससे वो रिकॉर्ड भारतीय टीम का बचा पाए। ऐसे कौन कौन सी मुश्किलें हैं जिसको रोहित शर्मा को हल करना है, और रोहित शर्मा खुद एज अ बैट्समैन क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एक लंबे ब्रेक के बाद। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो मेरे जहन में थे, और जैसे जैसे चाय खत्म हुई हमारे शो का टाइम आया, मुझे लग रहा है मेरे सवालों का जवाब सबा भाई और अयाज सर से जरूर मिल जाएगा। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा, और दो खास मेहमान जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, सबा भाई और अयाज सर हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। 19 साल से अयाज सर हम हारे नहीं है वेस्ट इंडीज से अपने मैदानों पर। क्या ये रिकॉर्ड बचेगा? जिस तरह की वेस्ट इंडीज की टीम आपने देखी भी होगी, अनाउंस की गई है, पोलार्ड उसकी अगुवाई कर रहे हैं। कितना आसान या कितना मुश्किल आप देख रहे हैं रोहित शर्मा के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका रिसेंट फॉर्म रहा है वेस्ट इंडीज का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि उनके पास भरपूर पावर हिटर्स है, ऑलराउंडर्स है जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, जैसे पोलार्ड है। तो हालांकि ड्वेन ब्रावो जैसे प्लेयर नहीं है जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, खास करके इंडियन कंडीशंस का। लेकिन ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें तो ये वेस्ट इंडीज की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब ये है कि पहली मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप प्रेशर इमीडिएटली डालते हैं उनपे, तो वेस्ट इंडीज की टीम जैसे हमने देखा है कि प्रेशर के अंदर थोड़ी सी वल्नरेबल है। और अगर वो एक बार अगर सक्सेस है, सफलता टेस्ट कर लेते हैं, फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कायरन पोलार्ड ऐसे प्लेयर है जो बहुत ज्यादा जानते हैं इंडियन कंडीशंस को, इंडियन पिचेस को, इंडियन प्लेयर्स को, और भारतीय कप्तान को भी। तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेगा इस सीरीज में। तो बहुत मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं है, हालांकि घरेलू सीरीज है, इतना इजी नहीं है इंडिया के लिए। सबा भाई, मैं रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था, बड़ी हैरानी हो रही थी कि हम 19 साल से वेस्ट इंडीज को जीतने नहीं दे रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमी पे, और ये बहुत लंबा अरसा है जब वेस्ट इंडीज कोई सीरीज ना जीत पाए, जो एक समय में किंग थी, डोमिनेट करती थी वनडे क्रिकेट में। क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम का प्रदर्शन कुछ इसी प्रकार का रहा है राजीव। बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स उनके करियर में देखने को मिले हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये टीम अब निकल कर आ रही है, फिर अचानक फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाता है हार का। कई सारे कप्तान बदले गए हैं। इस समय पोलार्ड है, कुछ साल पहले जेसन होल्डर थे, तो उन्होंने कई बार यंग जनरेशन को कप्तानी का भार दिया है, ये उम्मीद से कि वहां से प्लेयर्स निकलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और वापस इस बार पोलार्ड को कप्तानी दी गई इसी उम्मीद से कि ये चयनकर्ताओं के साथ कुछ यंग टैलेंट को अनर्थ करेंगे और फिर उनको मदद देंगे मैच्योर करने में। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम कुछ इस प्रकार से उनका प्रदर्शन रहा है। पर एक बात है राजीव के व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा मुझे लगता है कि अब दबदबा बढ़ रहा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का। T20 में उन्होंने दबदबा बना के रखा ही है। ये अलग बात है कि इस साल जो विश्व कप हुआ था वहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन हुआ नहीं था, पर अभी इंग्लैंड के विरुद्ध जो T20 श्रृंखला हुई वहां पर उन्होंने इंग्लैंड को मात दिया। वनडे क्रिकेट में अभी भी मुझे लगता है कि वो गैप है। वो गैप इस वजह से है कि ऐसी टीमें जो वेस्ट इंडीज को और डीप ले जाती हैं मैच में, फिर वहां पर इनएक्सपीरियंस नजर आता है। उनके जो यंग स्ट्राइकर्स हैं, जो पावरफुल हिटर्स हैं, उनके शॉट सिलेक्शन में परेशानी आ जाती है। उनको एक मेच्योरिटी जो होनी चाहिए रन चेज में या फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने में, वो देखने को मिलता नहीं है। इसी वजह से इस बार भी मुझे लगता है कि एडवांटेज भारत को होगा, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत हर मैच को काफी डीप तक ले जाए। अगर आपके ऊपर चैलेंज भी आ रहा है, तब भी आप और खींच के ले जाइएगा, तभी फायदा होगा इंडिया को मैचेस जीतने में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। सर, लेकिन जो सबा भाई इंडिया को फेवरेट मान रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं कुछ, वो वेस्ट इंडीज को मान रहे हैं। हर्ष जैन का एक सजेशन है कि उनका कहना है कि वेस्ट इंडीज एज अ फेवरेट शुरू करेगी, जिस तरह से इनकंसिस्टेंट इंडियन टीम रही है वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो हारने के बाद आ रही है सीरीज में। प्रेशर ज्यादा इंडियन टीम पे रहेगा। रोहित शर्मा जो है ऑफिशियली एक तरह से पहली बार कैप्टनसी करेंगे। केएल राहुल नहीं है पहली मैच में। बॉलिंग कॉम्बिनेशन में अगर देखें अश्विन नहीं है, और काफी कुछ चेंजेस भी है। और इंडिया के लिए जरूरी भी है कि एक्सपेरिमेंट करें प्लेयर से, क्योंकि वो अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट दोनों टूर्नामेंट जो आने वाले हैं उसके लिए। तो सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि एक्चुअली इंडिया में अगर 19 साल से नहीं जीती है वेस्ट इंडीज,
तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है, एक और सीरीज जो है 19 के 20 साल हो गए, लेकिन अगर वो हराती है इंडिया को तो फिर उनका प्रेपरेशन ज्यादा भरपूर हो जाता है। और ना मुझे अच्छे प्लेयर्स है उनके पास, पॉलार्ड के अलावा अकील हुसैन, जेसन होल्डर जो गजब के फॉर्म में थे इंग्लैंड के खिलाफ, रोहन पावल है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं आया सर उनकी टीम देख रहा था, बड़े ढेर सारे यूटिलिटी क्रिकेटर्स दिख रहे हैं। फैब एलियन है उनके पास, जैसे पोलार्ड है, फिर निकोलस पूरन जो बहुत डेंजरस बैट्समैन माने जाते हैं, शाई होप जो टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज की टीम में वापसी कर रहे हैं, डैरन ब्रेवो टीम में जोड़े गए हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और फास्ट बॉलिंग में किमार रोच की वापसी, ये थोड़ा सा बैलेंस दे रही है वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक को भी। ठीक है, मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस के लिए लाया किमार रोच को खास करके, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें एटलीस्ट ऑन पेपर मुझे लगता है कि मैच विनर्स जो है वो फिलहाल वेस्ट इंडीज के पास ज्यादा है। जैसे पोलार्ड खुद हुए, जेसन होल्डर है, अकील हुसैन है, निकोलस पूरन की आपने बात की, रोहन पावल जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ T20 में। लेकिन सवाल से मैं सहमत हूँ एक चीज में कि T20 में जो है उनके पास मसल बहुत है वेस्ट इंडीज के पास, और जैसे ही फॉर्मेट्स बदलते हैं और मैचेस लंबी होती जाती है, जैसे टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही हल्का रहा है पिछले कई सालों से, थोड़ा सा बेहतर है ओडीआईज में, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है T20 में। तो बहुत जरूरी है इंडिया को कि 50 ओवर की मैच को आप ऐसा ना करें कि 40 ओवर में वो खेल के वो जीत जाए, क्योंकि वहां पर उनकी ताकत के लिए आप खेल रहे हैं। लेकिन जितना आप डीप लेके जाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये सोचकर, और मेरे ख्याल से ये रोहित शर्मा से बेहतर कौन जानता है। सवाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ हेडन वॉल्श को देखने के लिए, जो लेग स्पिनर है उनके, बड़ा ही अच्छी गेंदबाजी वो कर रहे हैं। और अकील जिनका जिक्र अयाज सर कर रहे हैं, और जिस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में शमसी और केशव महाराज के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज ने देखा तो होगा ही वो सीरीज, और अपने दोनों स्पिनर्स को बोला हुआ है कमर कस के रहे वो, क्योंकि मैच अहमदाबाद में है। हाँ, अकील हुसैन विशेष करके अच्छे ऑलराउंडर भी हैं राजीव। उनको उन्होंने देखा था एक T20 मुकाबले में शानदार उन्होंने पारी खेली थी इंग्लैंड के विरुद्ध, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हेडन वॉल्श एक अपकमिंग लेग स्पिनर है वेस्ट इंडीज के लिए, उनको अनुभव है कई सारे ग्लोबल T20 लीग्स खेलने का। पर वही वापस मैं बात पर आ रहा हूँ कि वनडे में थोड़ा बहुत फर्क होता है, और वहां पर 10 ओवर आपको डालने होते हैं, तो उतना आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के लिए भी। पर कई सारे ऑलराउंडर्स है, निकोलस पूरन एक बहुत ही डेंजरस प्लेयर है, खुद पोलार्ड है इस टीम में, जेसन होल्डर है, तो एक शानदार टीम है ये। पर अंत में वही निर्भर करता है कि किस तरह से ये टीम ऑन अ गिवन डे गिवन मैच सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म करती है। इसलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए बहुत जरूरी है, और ये सही समय है, सही अवसर है, एक नए प्रकार के माइंडसेट के साथ, एक नए प्रकार के टेम्पलेट के साथ आप ये मैचेस खेलें। और अभी भी मुझे लगता है कि ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए अपने टीम को तैयार करने के लिए नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इसके बाद आप जितनी भी श्रृंखला खेल ले, आपको बस अब आगे ही बढ़ते रहना होगा। टीम तो कॉम्बिनेशन अब सामने आपको रखना पड़ेगा, कि फिर नहीं तो बहुत देर हो जाएगी राजीव। आया सर, अब सवा भाई से भी पूछ लेना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन नजदीक आ रहा है, तो वेस्ट इंडीज के कौन से प्लेयर्स हैं जिस पर निगाहें होंगी आपकी? ऐसे 2 या 3 मैच खेली जाएगी ऑक्शन से पहले। तो बताइए क्या सजेशन करेंगे? अब तो राजीव से दिल्ली कैपिटल्स नहीं है ना, 10 टीमें पड़ी हुई हैं, अब सभी की निगाहें होंगी। नहीं, मतलब आपकी प्लानिंग में कुछ तो प्लेयर होंगे कि यार चलो ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके टारगेट में होंगे, जिनको आप चाहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स ज्वाइन करें। देखिए, इस बार कई सारे प्लेयर्स हैं, निकोलस पूरन हो गया, हेटमेयर हो गए, अकील हुसैन हो गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर हैं। उसके साथ साथ मुझे लगता है रोमन पावल हो गए। ये सभी जो खिलाड़ी हैं जो फियर स्ट्राइकर्स हैं बॉल के, वो सभी फ्रेंचाइजी की मुझे लगता है कि नजर इनके ऊपर होगी। अंत में वो तो ऐसे भी हमारे पास पर ज्यादा बचा नहीं है, सिर्फ 47.5 ही CR हमारे पास है। तो ऐसी टीमें जिन्होंने 4 प्लेयर रिटेन कर लिए हैं, तभी तो मैंने पूछा कि चीप एंड बेस्ट खिलाड़ी तो वेस्ट इंडीज में ही मिलेंगे आपको। अब तो बहुत मुश्किल है, T20 में ये भी खिलाड़ी अब चीप नहीं आते हैं राजीव। जेसन होल्डर भी है, सबा जेसन होल्डर है आल्सो अवेलेबल, और बहुत अच्छे फॉर्म में फिलहाल। आया सर, अब वापस थोड़ी बात रोहित शर्मा की कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा से हमने शुरू किया था। रोहित शर्मा के लिए कितना इंपॉर्टेंट सीरीज आप देख रहे हैं, और कौन से
एस्पेक्ट्स है आपको लग रहा है जहां पे उनको काम करना पड़ेगा सीरीज के पहले ही मैच से, या जो अहमदाबाद टीम पहुंच चुकी है, कल का प्रैक्टिस सेशन रद्द हुआ, आने वाले प्रैक्टिस सेशन क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्या कुछ रोहित शर्मा देख रहे होंगे, कहाँ कौन कौन से एरिया उन्होंने देखा होगा जो दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए मेरे ख्याल से राजीव 3 एरियाज है जहां पर रोहित शर्मा को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक तो है टीम का बैलेंस, कॉम्बिनेशन बनाने का, कि कौन से प्लेयर्स आप चूज करते हैं और मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बने। दूसरा चैलेंज है टैक्टिकली, यानी स्ट्रैटेजी आप कौन सी अपनाते हैं वेस्ट इंडीज को हराने के लिए, और वही बताता है कि नई टेम्पलेट जो सभा ने जिक्र किया था कि नया टेम्पलेट चाहिए इंडियन टीम को, वो सामने आता है नहीं। और तीसरा जो है वो खुद का फॉर्म, क्योंकि काफी अरसे के बाद वापसी कर रहे हैं, तो लीडिंग बाय एग्जांपल, कैप्टन खुद अगर अच्छे रन बनाता है तो टीम भी जो है वो इंस्पायर हो जाती है। तो उनका खुद का फॉर्म, बहुत से सवाल उठे हैं उनके फिटनेस के बारे में, सबकी निगाहें होगी कि किस तरह से वो पूरी सीरीज खेलते हैं, किस लेवल पे खेलते हैं एज अ बैट्समैन, यानी कि कितने रन बनाते हैं और किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है रोहित शर्मा के सामने। जी। सभा भाई, सवाल है आपके लिए कसार साहब का, उनका कहना है कि रोहित शर्मा को क्या फोकस करना चाहिए वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम बिल्ड करने के लिए? रिजल्ट सेकंड ऑप्शन होना चाहिए? मेरे विचार में ये अप्रोच सही रहेगा राजीव। देखिए, जीतना तो बहुत जरूरी होता है, आप मैदान में उतरते हैं मैच जीतने के लिए, पर अगर आपको ये लग रहा है कि चलिए अंत में अगर आप मैच हार भी जाते हैं पर टीम ने प्रोग्रेस किया है कि नहीं, जो अयाज ने बात की इस वक्त, जो मैं कुछ दिनों से बात करता आ रहा हूँ कि हमारा माइंडसेट क्या है, वो जो हमने जो गलतियां दिखी हैं पिछले श्रृंखला जो हुई दक्षिण अफ्रीका में, उसको हमने दूर किया है कि नहीं। नई बॉल से हमारे पास विकल्प क्या है विकेट टेकिंग बॉलर्स में, मिडिल ओवर्स में कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं या फिर कौन से ऐसे आपके पास ऑलराउंडर्स हैं जो आपको विकेट लाकर दे रहे हैं, मैच फिनिशेस आपके कौन कौन बन रहे हैं इस समय, मिडिल ओवर्स में कौन ऐसा खिलाड़ी है नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर जो आपको मैच जिता कर दे रहा है। क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा, देखिए अब T20 ये वनडे मैचेस जीतने के लिए अब हमेशा अगर हम निर्भर करेंगे कि टॉप ऑर्डर ही आपको मैच जिता कर दे, तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। अब समय आ गया है कि आपके नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 भी मैच जिता कर दें। तो उस प्रकार के प्लेयर आपके पास कौन है, इनको अनर्थ करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि उस खिलाड़ी में टैलेंट है, उसके साथ और भी आगे आपको उसको मौका देना होगा ताकि वो खिलाड़ी सक्षम हो जाए जब तक कि वर्ल्ड कप आए। तो इस तरह की 2-3 मुझे एरियाज है जहां पर काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि राहुल और रोहित दोनों का प्रयास यही होगा कि हम, चलिए कोशिश तो यही होगी कि मैच अब जीते, पर अंत में ये सिर्फ एक प्रोग्रेस होना चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए आपको विश्व कप के लिए। बिकॉज देखिए, भारत क्वालिफाई कर चुका है, अगर हम क्वालिफाइंग मैचेस खेलते रहते विश्व कप के लिए तो अलग बात है। अब हम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा एम्बिशन है विश्व कप जीतना, जो हम बहुत सालों से जीते नहीं है 2011 के बाद से। तो अंत में आप नंबर 1 हो, नंबर 5 हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब ये T20 विश्व कप शुरू हुआ था दुबई में, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग क्या थी, मुझे लगता है नंबर 5 और नंबर 6 थे। जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया, उनका प्रदर्शन ऊपर जाता गया और अंत में उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया। तो हमें भी कुछ उसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है। रैंकिंग आप नंबर 1 हो, नंबर 8 हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल। और हर्षजैन ने इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा, अयाज सर आपके लिए सवाल है। उनका कहना है कि वेस्ट इंडीज का जो मिडिल ऑर्डर है वो हमारे मिडिल ऑर्डर से ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा उनका उसी से ऐड करते हुए सवाल है, क्या ये लड़ाई इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होगी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू होगी? मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के ओपनर्स भी बहुत ही उनका खौफनाक बल्लेबाजी करते हैं अगर वो फॉर्म में आए तो। ओवरऑल अगर आप देखें, जैसा हम लोग ने पहले बात किया कि ओवरऑल अगर फिलहाल देखें, इम्पैक्ट प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के पास एटलीस्ट ऑन पेपर ज्यादा नजर आते हैं। अब मुझे लगता है कि सबसे अच्छा कॉन्टेस्ट जो डिसाइसिव कॉन्टेस्ट होगा कि इंडिया के मिडिल ओवर्स में, खास करके जो पावर हिटर्स हैं वेस्ट इंडीज के, पावल हो गए, पॉलार्ड हो गए वगैरह, उनके खिलाफ हमारे स्पिनर्स किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, ये एक बड़ा दिलचस्प और बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। खास करके क्योंकि इंडिया के पास जो स्पिनर्स जिनकी वापसी हुई है, जो आउट ऑफ ओडीआई क्रिकेट हो गए थे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव रेगुलर नहीं थे टीम में, तो उनकी भी वापसी है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। अच्छी बात यह है कि घरेलू पिचेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बैट्समैन ऐसे है जो 100 गज काफी आसानी से मारते हैं, 90 मीटर 100 मीटर बड़े बड़े स्ट्राइक होंगे उनके पास। ये नहीं है कि वो सिंगल्स में लेंगे या 2 रन लेंगे। और यहीं पे एक एडवांटेज भी मिलता है, अगर आप अच्छी गेंदबाजी करें, आप टैक्टिकली उनको अच्छा प्रेशर डालें उनके ऊपर, तो वो विकेट फेंक के भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये, जैसा सवाल ने सबसे पहले कहा था कि मैच को डीप ले जाने की जो एक जरूरत होती है वो उन लोग महसूस नहीं करते हैं।
वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रन बनाए, मैच जीते। तो वो एक अप्रोच जो है उनका अलग है, और इसीलिए उनको चैलेंज करना टैक्टिकली कुछ और सोचना होगा। सभा भाई, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुलचा की जोड़ी पे भी बात करेंगे कि क्या दोनों रेस स्पिनर्स वापस भारत के लिए वो ओडीआई में अच्छा फॉर्म लेके आएंगे। साथ ही ओपन कौन करेगा, क्योंकि शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों कोरोना पॉजिटिव है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको रोहित को रेक्टिफाई करना है। और साथ में मिडिल ऑर्डर के साथ साथ जो नंबर 6-7 की पोजीशन यानी फिनिशर कौन होगा, इस पे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज भाई और सभा भाई के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। कुलचा को लेके दो सवाल आए हैं सभा भाई। पहला सवाल है कि कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं रेस स्पिनर्स का वापस आना टीम में, और मिडिल ओवर्स में जो हम विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं जिसकी वजह से हम ज्यादातर वनडे मैचेस हार रहे हैं, क्या ये एक इम्पैक्ट डालेगा। और दूसरा हरजैन का भी इसी से रिलेटेड सवाल है। एक तो कमल जी का सवाल था, दूसरा हरजैन का सवाल है कि कितना डिफिकल्ट होने वाला है वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स के सामने गेंदबाजी करना। देखिए, सबसे बड़ा कारण इन दोनों स्पिनर्स को एक साथ लाने का यही है, जैसे कि आपने कहा राजीव, कि हमें मिडिल ओवर में विकेट चाहिए। अगर आप 10 ओवर का स्पेल 20 ओवर में अगर आपको विकेट नहीं मिलता है मिडिल ओवर्स में, जब स्पिनर्स ऑपरेट करते हैं, तब फिर परेशानी बढ़ जाती है। फिर इसका मतलब यही है कि अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आप 300 से 325 से ऊपर का रन चेस कर रहे हैं, और ये कठिनाइयां आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है इन दोनों स्पिनर्स के लिए। दोनों के दोनों रिस्ट स्पिनर्स हैं। एक है लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है कुलदीप यादव, जिन्होंने वापसी की है। हालांकि इसके पहले जो श्रीलंका में मुकाबला हुआ था, जहां पर वापसी हुई थी कुलदीप यादव की, वहां पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, और यही भरोसा इस बार दिखाया गया है उनके ऊपर। चहल, मुझे लगा कि जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गेंदबाजी की, अभी भी थोड़ा बहुत वो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों को टीम में खिलाने का मतलब यही है कि उम्मीद होगी रोहित की और राहुल द्रविड़ की कि दोनों के दोनों अटैकिंग बॉलिंग करें, और तभी आपको विकेट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी आपके पास 5 फील्डर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर। यहाँ पर अगर आप डिफेंसिव बॉलिंग करेंगे, आपके पास इतने सारे एरियाज खुले हुए हैं, वहां पर आसानी से बल्लेबाज आपके विरुद्ध रन बना सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, और मुझे लगता है ये दर्शाएगा और यह एक सही तस्वीर देगा भारत को कि आने वाले समय में क्या इन दोनों के साथ परसिस्ट किया जा सकता है कि नहीं। सर, ओपनिंग एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं है, के राहुल पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, और शिखर धवन भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में एक तो सवाल आ रहा है, हमारे एक व्यूअर, उनका कहना है कि कौन ओपन करेगा और कौन अटैक करेगा और कौन एंकर रोल में होगा, ये एक बड़ा सवाल है उनका। और मेरा सवाल ये है कि मयंक अग्रवाल को टीम के साथ जोड़ा गया, लेकिन जो खबरें आई है सर, कल हमने खबर ब्रेक भी की थी कि ईशान किशन को कहा गया है रेडी रहने के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन आप मान रहे हैं ईशान किशन से पारी शुरुआत कराना? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसीजन है, और मेरे ख्याल से जरूरी भी है। और ईशान किशन को मेरे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा रोहित से और द्रविड़ से भी, क्योंकि वो गेम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी ज्यादा बेहतर। मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए एक कॉम्बिनेशन भी काफी बार उन्होंने ओपन भी किया है मुंबई इंडियंस के लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा रोहित का। जस्ट सवाल ये है कि कौन अटैक करेगा, कौन डिफेंड करेगा। मेरे ख्याल से ईशान किशन का जो अप्रोच है वो एक वन डायमेंशनल है, वो अटैक करेंगे। रोहित जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो विदाउट डाउट। और वो अटैक भी कर सकते हैं, वो लंबी पारी भी खेल सकते हैं, उनके पास ये क्षमता है, ये टैलेंट है, ये हुनर है कि वो 50 ओवर भी बैटिंग कर सकते हैं। और अगर इस तरह की इनिंग वो खेलते हैं तो फिर अनडाउटेडली इंडिया की चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एंकर कोई है तो मेरे ख्याल से वो रहेंगे रोहित शर्मा। इसका मतलब नहीं है कि डिफेंसिव रहेंगे, क्योंकि रोहित जो है वो अपने खूब जानते हैं किस तरह से गियर्स चेंज करना। लेकिन कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को शायद ना चूज करें, ईशान किशन के चांसेस ज्यादा लगते हैं मुझे एज एन ओपनिंग पार्टनर, और राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है इंडिया को। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन और रोहित शर्मा जो है ओपनिंग जोड़ी लग रही है मुझे। राजीव, मुझे ये भी लगता है कि एक और चैलेंज जो भारत के लिए रहेगा वो यही है कि रेगुलरली भारत को 300 से प्लस चेस करने की आदत बननी चाहिए, क्योंकि अब 300 जो है वो एक पास स्कोर हो गया है। अगर आप चेस करते समय 2 for 40 भी हैं
वहां से भी आपको चेस करने का दम होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार के प्लेयर्स आपको चुनने होंगे जो आपको इस तरह के मैचेस आपको जिताएं, क्योंकि 300 चेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। 300 अभी एक प्रकार का पार स्कोर हो गया, तो आपको और भी आगे स्ट्रेच करना होगा। 325, 330 क्या हम रेगुलरली चेस कर सकते हैं कि नहीं? तो कई बार हम लोग बॉलर्स को बोलते हैं कि अरे भाई 300 पिटवा दिया। अरे भाई 300 तो पार स्कोर हो गया है अब। 300 जी चेस करना एक प्रकार से मामूली सी बात है, विशेष करके हमारे टीम के लिए जिनके पास इतना ज्यादा अनुभव है। जी है सर। नहीं, मैं ये 300 बिल्कुल सही है, और खास करके सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे 300 या मैं तो कहूंगा 350 भी है, पार स्कोर बन जाए। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है जो वेस्ट इंडीज के पास नहीं है, कि हमारे गेंदबाज जैसे चहल, कुलदीप, उनसे आप रन्स की ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि आपका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है वो ही सारे रन्स बनाए, क्योंकि मार्जिन, उनके लिए मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया है। वेस्ट इंडीज के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे अकील हुसैन हुए, जेसन होल्डर हुए, जो 8, 9, 10 पोजीशन पे भी आके 25-30 रन आपको दे सकते हैं, और अच्छे टाइम में लंबे हिट लगाने वाले प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है। तो टॉप ऑर्डर, और मैं मानता हूँ नंबर 7 तक तो बहुत जरूरी है कि ये 7 प्लेयर्स जो है आपके, यही सब रन जो है इनसे ही उम्मीद होती है। सबा भाई, सवाल कसाट साहब का है। अंडर 19 वर्ल्ड कप पे आगे तो बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल उनका ये, क्या 2 स्पिनर्स हम खिलाएंगे पहले मैच में? क्योंकि आपका वॉशिंगटन सुंदर भी एक ऑप्शन है जिसको आप एज अ ऑलराउंडर खिला सकते हैं। देखिए विकल्प तो है, पर मुझे लगता है खिलाना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर अच्छे गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, बहुत कुछ लेकर आते हैं टेबल पर वो एक विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है। उनको अगर हम देखेंगे तो कई बार पावर प्ले में T20 में इस्तेमाल किया विराट कोहली ने, पर एक डिफेंसिव एक बहुत ही इफेक्टिव बॉलर है। पर अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको विकेट लेने की जरूरत है, तो वहां पर अगर आप चाहते हैं ऐसे स्पिनर्स आपके पास होने चाहिए जो आपको विकेट लेकर दें। इसी वजह से मुझे लगता है कि उचित यही होगा कम से कम इस श्रृंखला में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका मिले, ताकि ये दोनों एक साथ फिर से वो जोड़ी बना पाए, फिर से वो एफिकेसी लेकर आए जिसका फायदा भारत को हो। या सर, क्योंकि फिनिशर भी हमारे पास है नहीं। मैच को फिनिश करने के लिए हम एक अदद खिलाड़ी बहुत अरसे से ढूंढ रहे हैं, जब से महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट लिया। अब दीपक हुड्डा को भी टीम में शामिल किया गया। क्या एज अ फिनिशर उनको खिलाया जाएगा? उनकी जगह आप देख पा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऋषभ पंत को दोबारा नीचे लाएंगे? क्योंकि हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में तीनों मैच में उन्होंने नंबर 4 पे बैटिंग की और कोई बहुत खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए। देखिए मेरे ख्याल से अगर आप हुडा जैसे प्लेयर को लेते हैं जो 19-20 साल के है नहीं, उन्होंने काफी अरसा निकाला है, 26 साल के हो गए अब तो। जी हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से अगर उनको लिया है तो उनको डेफिनेटली उनको मौका देना चाहिए, देखने के लिए कि वो आपके गेम प्लान में फिट होते हैं या नहीं आगे चलते हैं। और यही मौका है, जैसे सबा ने बहुत शुरू में ही कहा कि आपके पास 4-5 सीरीज नहीं है ट्राई करने के लिए कि आपका बैलेंस क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है और आपके टैक्टिक्स क्या है। ईच मैच, जो पहला मैच है वहीं से आपको ये शुरू करना पड़ेगा कि आपकी कॉम्बिनेशन जल्द से जल्द बने और आपके टैक्टिक्स भी बहुत नया टेम्पलेट जो है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। क्योंकि आप वर्ल्ड कप में जब जाते हैं, एक भले 1-1.5 साल बाकी है उसको, लेकिन आप हारते हुए जाएंगे तो फिर आपके ऊपर बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो एक विनिंग मोमेंटम की भी बहुत जल्द एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। और साउथ अफ्रीका से हम टेस्ट सीरीज भी हारे हैं और ओडीआई सीरीज भी हार के आए, तो मोमेंटम फिलहाल इंडिया के साथ है नहीं, और ये मोमेंटम बनाना बहुत जरूरी है। जो टॉप ऑर्डर आपकी ओपनर 1, 2, 3 और मेरे ख्याल से 5, 6, 7 जहां पे फिनिशर भी आपके पास आते हैं, इन सबको बहुत जल्द से जल्द ट्राई करना है और ये एस्टेब्लिश करना है कि ये टीम जीत सकती है, रन्स बनाते चेस करते हुए भी और टारगेट सेट करते हुए भी। 6 बॉलिंग ऑप्शन राजीव, 6 बॉलिंग ऑप्शन। 6 बॉलिंग ऑप्शन की भारत की कोशिश यही है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 6 में कम से कम आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो आपको 3 या 4 ओवर दे सके। इसी वजह से पहले आपने को ट्राई किया, इस वक्त आपने दीपक हुड्डा को आप लेकर आए हैं, और दीपक हुड्डा का करंट फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है। विजय हजारे में उन्होंने शानदार कप्तानी भी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी भी भारत विकल्प ढूंढ रहा है जो नंबर 6 पर आकर आपके लिए बैटिंग करे और कम से कम 3 या 4 ओवर डाल सके। क्योंकि फिर अगर आप देखेंगे नंबर 1 से नंबर 5 में भारत के पास कोई है ही नहीं बॉलिंग करने वाला, तो आपको कम से कम एक ऐसा 6 बॉलिंग ऑप्शन बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ अगर आपकी टीम में सिर्फ 5 बॉलर्स हैं और जिस तरह के रूल्स हैं वनडे क्रिकेट में, वहां पर बहुत कठिन हो जाता है बॉलर्स के लिए। क्योंकि सबा भाई अब 11 तमाम जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं 11 क्या होगी आपकी। और हर्ष जैन ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया कि 2 मैच खिलाने के बाद वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था।
हाँ, मैं इस बात से सहमत भी हूँ। मुझे भी लग रहा था कि जी उनको और मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि वहां पर उनका अप्रोच मुझे पसंद आया। क्योंकि वो चाह रहे जी थे टीम के हित में खेलना, शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, बॉलिंग भी उन्होंने ठीक हाँ ठाक की। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको और मौका देना चाहिए, नहीं तो फिर आप उनको लेकर आए क्यों? फिर हाँ तभी आपको किसी और से ट्राई करना चाहिए था। अगर आप लेकर आए हैं तो 2 वनडे मैचेस, मुझे लगता नहीं है कि ये एक सही अप्रोच है किसी भी प्लेयर को ट्राई आउट करने के लिए। थोड़ा बहुत जी आपको और भरोसा दिखाना होगा उस खिलाड़ी के ऊपर। पर अब चूंकि इस वक्त ग्यारह वेंकटेश अय्यर 11 नहीं क्या है, होगी सभा भाई? इसीलिए मैं तो जाना चाहूंगा रोहित शर्मा, ईशान किशन, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 और नंबर 5 पे डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर, या तो ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव। नंबर 6 मेरे लिए दीपक हुडा, और फिर मेरे 5 बॉलर्स होंगे। 5 बॉलर ही तो मैं है सब जो जाना चाह रहे हैं सभा भाई। शार्दुल ठाकुर अगर वो फिट है तो उनको होना चाहिए। दीपक चार हो गया, वो फिट है, उनको होना जी चाहिए। जसप्रीत बुमराह नहीं है इस वक्त, है ना? सिराज है, इसमें सिराज है। मोहम्मद सिराज को खेलना चाहिए। 3 पेस बॉलर्स हो जी गए, आपके 2 स्पिनर्स हो गए। 2 स्पिनर, यानी आप यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के साथ मेरे जाएंगे। लिए यही अया कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अया सर सहमत है आप इस टीम से? हाँ, तो देखिए, मेरे ख्याल से मुझे दुविधा इसी की है कि मैं वाशिंगटन सुंदर को कहाँ फिट करूं, क्योंकि एज एन हम्म ऑलराउंडर और खास करके इंडियन पिचेस पे एज ए स्पिनर उनकी कंट्रीब्यूशन रह सकती है। वो शुरू के ओवर्स भी डालते हैं, तो लेकिन सभा मेरे भाई ख्याल आपकी टीम से में दीपक हुड्डा को नहीं जगह मिली है क्या? अया सर देंगे दीपक हुड्डा को जगह? नहीं, मैंने नहीं, डाला है दीपक उनको हुड्डा नंबर और 6 पर। वॉशिंगटन अच्छा सुंदर डाला है के आपने, बीच ओके मेरे ओके। ख्याल से टॉस अप है। लेकिन मैं अच्छा ये भी मानता हूँ, जैसे हम लोग ने बात की, कि एक्चुअली आप अगर अब दीपक हुड्डा को ट्राई नहीं करोगे, कि एटलीस्ट वॉशिंगटन सुंदर के बारे में तो आप काफी कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप हम्म। हुड्डा को अभी ट्राई नहीं करोगे तो कब करोगे? और अगर नहीं करना है उनको यूज, तो फिर उनको लेने की क्या जरूरत है स्क्वाड में? देखिए, अया अयाज सर और राजीव, मुझे लगता है कि वॉशी को मौका मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के कॉम्बिनेशन क्या है, कितने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके पास। निकोलस पूरन हो गए, रोमन पोवल राइट हैंडर हैं, कायरन पोलार्ड राइट हैंडर हैं। तो उनके पास ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं नहीं, हेटी टीम हम्म में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से हो सकता है कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरे। हम्म। अया सर थोड़ी बात, क्योंकि वर्ल्ड कप की भी कर लें, शनिवार को फाइनल खेला जाना है अंडर 19 वर्ल्ड कप का। शानदार सफर रहा है भारतीय टीम का अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और खास तौर से कप्तान ने जिस तरह की बैटिंग की है, और हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से मैंने तो देखा वो मैच, और बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था, और चौथी बार फाइनल में लगातार आई है इंडिया। तो ये बताता है कि एटलीस्ट ये इस लेवल पे हम बहुत बहुत आलोचना करते हैं बीसीसीआई की, लेकिन जहां तक स्ट्रक्चर इन प्लेस जो है, जो हम्म फैसिलिटीज है, जो आप जिस तरह से जूनियर क्रिकेट को यू नो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सही है, क्योंकि आपके पास भरपूर टैलेंट निकल के आ रहा है, और इस तरह के प्लेयर्स जो है वो इमीडिएट इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि यश धुल ने हम्म किया है और शेख रशीद ने किया है। लेग स्पिनर है, फिर वो तेज गेंदबाज रवि कुमार शायद उनका नाम है, जो जी स्विंग लेफ्ट कराते हैं, आर्म स्पिनर। जी जी लेफ्ट जी आर्म पेसर है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इमीडिएटली इम्पैक्ट किए हैं, और मुझे तो देखना है कि अब ये इस तरह का परफॉर्मेंस, और खास करके अगर इंडिया जीतती है हम्म फाइनल, होपफुली जीतेगी, तो क्या इनका इमीडिएट इम्पैक्ट हम देखेंगे मेगा ऑक्शन में भी या नहीं, जी आईपीएल का जो होगा? एक और अंडर बात है 19 राजीव, जो जी दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अलाउ करता है एक खिलाड़ी को सिर्फ एक बार विश्व कप खेलने के लिए। तो हाँ अगर आप एलिजिबल हैं और अवेलेबल हैं, अगर आप अंडर 19 है, एक साल खेलने, एक बार विश्व कप खेलने के लिए, खेलने के बाद भी, तब भी आपको अलाउ नहीं किया जाता है खेलने के लिए। और हम्म इसी वजह से कई सारे यंगस्टर्स को मौका मिलता है विश्व कप अंडर 19 खेलने का, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक्सपोजर जी प्रोवाइड करता है। और इससे बहुत सारा फायदा हो रहा है हमारे यंग जनरेशन को। और मुझे लगता है कि पिछले 2 या 3 एडिशन से, क्योंकि बीसीसीआई ने बहुत सख्त काम किया है एज फ्रॉड को लेकर, अभी जो खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, या फिर पिछले 1 या 2 एडिशन से जो भारत के खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म वो सभी के सभी जेन्युइन अंडर 19 प्लेयर्स हैं। अन्य देशों के बारे में विशेष करके अब ये टिप्पणी मैं दे रहा हूँ, विशेष करके एशियन कंट्रीज में कई बार जो टीमें खेलती हैं, जो खिलाड़ी खेलते हैं, जी। वो ओवर एज रहते हैं। सभा भाई के बारे में एक बात बता दूं, सर कि अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं सभा भाई भी। तो ये एक हमारे जो दर्शक है, हमारे व्यूवर्स है, उनके लिए एक अच्छी जानकारी। जी सर कुछ कह रहे थे आप? वेरी क्विकली, इन्होंने एज फजिंग की बात की, यानी एज गलत जी बताते हैं, और ये हमेशा बहुत बड़ी शिकायत रही है एक्चुअली राहुल द्रविड़ की सभा। मुझे याद है 1 साल पहले मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था, कि अगर एज फजिंग हटा दी जाए तो फिर आपको जेन्युइनली एक परखने का मौका मिलता है कि टैलेंट कैसा है। क्योंकि अगर आप 16 साल के बच्चे को 18 साल या 19 साल के लड़के से खिला दें, तो वहां पर अनलेस वो तेंदुलकर हो,
तो डिफरेंस अंतर बहुत होता है और इसीलिए बहुत जरूरी है खास करके इंडियन सिस्टम में कि एज फजिंग जो है उसको किसी तरह से भी खलास करें। बिल्कुल। और क्योंकि सभा भाई चलते चलते भारत वर्ल्ड कप जीतने की बहुत बेहतर स्थिति में है। वर्ल्ड कप जीता है तो कौन से खिलाड़ी होंगे जो दिल्ली कैपिटल्स लेना चाहेगी अपने ऑक्शन में अंडर 19 टीम में से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, सभी जो खेल रहे हैं सबके सब एलिजिबल नहीं होंगे आईपीएल ऑक्शन के लिए। इनमें सिर्फ ऐसे ही खिलाड़ी एलिजिबल है जो ऑक्शन के समय या फिर 1 अप्रैल को अंडर 19 क्रॉस कर चुका होगा, या फिर ऐसे खिलाड़ी जो अंडर 19 हैं या फिर अपने स्टेट के लिए या तो रणजी ट्रॉफी या फिर वनडे या फिर T20 खेल चुके हैं। तो इनमें से चंद खिलाड़ी हैं जो एलिजिबल हैं आईपीएल ऑक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि यश धूल हो गए, राज हंगरगेरकर हो गए, राज बावा हो गए, कौशल तांबे हो गए, विकी ओसवाल हो गए लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये सिर्फ 5 या 6 खिलाड़ी हैं जो कि जिनका नाम इस ऑक्शन लिस्ट में आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, यार सर आपका भी, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीते और उस पर हम एक स्पेशल शो करें सोमवार के दिन अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @सैयद सबा करीम सभा भाई का ट्विटर हैंडल है, और @क्रिकेट वल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, film producer Siddharth Roy Kapoor joins Cyrus to talk about his latest web series, Rocket Boys. On Shunyavan, Shiladitya and I meet Aditya Sharma. He's the co-founder at The Soul Store. We talk to him about how the popular brand came to be and what their journey has been like. On a show about crypto, Rohan talks to Rahul Sanghi, co-founder at Tiger Feathers. They explore Web 3.0 and its advantages and disadvantages. On Postcards from Nowhere, Utsav weaves a fascinating story that connects Gujaratis, Uganda, and the last king of Scotland. And on Hanswani, we hear the story Bhoot Ka Kalakar. It explores the conflict between art and its artists. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।